Hello students, welcome back to our channel. Today we will start with our lecture number 4 of banking, chapter number 1, evolution of banking. If you are new to our channel, my name is Neha and I am your teacher for fundamentals of banking. Let's start with 1.6, structure of Indian banking system. ठीक है? The Indian banking system is structured into several tiers. Tiers का मतलब है parts, sections and different types of banks, each serving specific functions and catering to different segments of the economy. वो क्या बोल रहे हैं कि हर एक सेक्शन में अलग अलग बैंक्स है और अलग अलग बैंक्स के अलग अलग फंक्शंस है. ठीक है. इंडियन बैंकिंग सेक्टर इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई. ये अपन ने कल ही देख लिया था, विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. इट बेसिकली लेज डाउन अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मेक्स अमेंडमेंट्स एज रिक्वायर्ड from time to time and grants banking licenses and monitor the banks. अगर किसी को अपनी बैंक ओपन करनी है तो उनको क्या करना पड़ेगा? आरबीआई से अपना बैंकिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा. ठीक है. चलो अभी अपन देखते हैं कि क्या क्या सेक्शंस है. सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट, बिजनेस ओरिएंटेशन, प्रोफेशनलिज्म. रीजनल रूरल बैंक इज अ हाइब्रिड बिटवीन कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव. ये क्या करते हैं? कंबाइन द बेस्ट फीचर्स ऑफ कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव. मतलब हाइब्रिड भी है और दोनों बैंक्स के फीचर्स को कंबाइन करके एक बेस्ट स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हैं. कोऑपरेटिव बैंक्स. कोऑपरेटिव बैंक्स में नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस होता है. ये रूरल एरियाज, वीकर सेक्शंस ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेस, इन लोगों की हेल्प करने के लिए बनाई जाती है. ठीक है. बैंक्स इन इंडिया आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: कमर्शियल, कोऑपरेटिव एंड आरआरबी. ठीक है. तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद कमर्शियल बैंक्स. हमने ऊपर देखा कमर्शियल बैंक्स बहुत प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, बहुत ज्यादा बिजनेस के ऊपर अपना फोकस करती है और एकदम प्रोफेशनल रहती है क्योंकि उनका मेन इंटेंशन प्रॉफिट है. और प्रॉफिट कैसे आएगा? जब तुम प्रोफेशनली सारा काम करोगे, कस्टमर्स के लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे, उनकी जरूरतों को पूरा करोगे. ओके, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल मीन्स दैट दीज बैंक्स ऑपरेट फॉर प्रॉफिट. Profit is the main motive behind the existence of these banks. A group of individuals owns these banks. Commercial bank हमेशा बहुत सारे लोगों के ओनरशिप की होती है, कोई एक पर्सन उसका ओनर नहीं होता है. They are regulated under the Banking Regulation Act 1949. Commercial banks deal with the deposits and loans of businesses and individuals. Banks issue bank checks and drafts as well as accept money on term deposits. Commercial banks also play the role of money lenders, okay, via installment loans and overdrafts. Overdrafts मतलब जिस किसी बिजनेसमैन का करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट में उनका जो बैलेंस है उससे एक्स्ट्रा भी उनको पैसा कभी कभी मिल जाता है जब उनका सिबिल स्कोर अच्छा. सिबिल स्कोर मतलब जब उनके ट्रांजैक्शंस अच्छे होते हैं, टाइम टू टाइम पेमेंट की जाती है, तो उनका सिबिल स्कोर बढ़ता है. और जब भी सिबिल स्कोर बढ़ता है तो उनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है. इमेजिन करो आपके अकाउंट में 5,000 रुपीज है. ओके, आपको जरूरत है 10,000 रुपीज की या आपको जरूरत है 8,000 रुपीज की. अब बैंक क्या करेगी? ऊपर का जो बैलेंस है, ऊपर के जो 3,000 रुपए वो खुद से दे देंगे आपको और आप बैंक को वापस से लौटा देना ड्यू डेट के समय पे. इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. ठीक है. Commercial banks provide a variety of deposit accounts such as savings and time deposit. बहुत अलग अलग टाइप के डिपॉजिट अकाउंट्स अपने को कमर्शियल बैंक्स में अवेलेबल रहते हैं. अभी आगे कमर्शियल बैंक्स जो है वो 4 कैटेगरी में क्लासिफाई की गई है. सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक या नेशनलाइज्ड बैंक. हमने कल ही देखा था नेशनलाइज्ड बैंक का मतलब ऐसी बैंक जिसमें मेजोरिटी स्टेक गवर्नमेंट का होता है. और मेजोरिटी स्टेक अगर गवर्नमेंट का है तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट विल बी द कंट्रोलर ऑफ द बैंक. ठीक है. नेक्स्ट इज आवर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स एंड डिफरेंशिएटेड बैंक्स. ओके, सबसे पहले देखते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स और नेशनलाइज्ड बैंक्स. इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स द गवर्नमेंट कंट्रोल्स अ मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग इन दीज बैंक्स. और उनका शेयर होल्डिंग क्या होता है? मोर देन 51%. मैंने आपको कल ही बताया था
और मैंने एग्जांपल दिया था एक होल्डिंग कंपनी का और एक सब्सिडरी कंपनी का। अगर आपको याद नहीं है तो कल वाला लेक्चर वापस से थोड़ा सा रिवाइज करो। 51% या 51% से ज्यादा अमाउंट इनका शेयर होल्डिंग का होता है। किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। Apart from profit motive, these banks also have the mandate to fulfill government social and developmental goals. जाहिर सी बात है, अगर ये बैंक गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो गवर्नमेंट ने दी हुई बहुत सारी चीजें इनको करनी पड़ती है। सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारे गोल्स इनको फुलफिल करने पड़ते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंक्लूड 19 nationalized banks and IDBI bank along with them. Okay, today public sector banks account for nearly 70% of the total banking business in India. और उनमें SBI जो है वो लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस वॉल्यूम। इमेजिन करो 70 तक का जो है तुम्हारा बैंक अकाउंट का टोटल बिजनेस वो पूरा अपना पब्लिक सेक्टर से आता है, और उसमें जो SBI है वो सबसे बड़ा प्लेयर है बैंकिंग इंडस्ट्री का। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत सिंपल है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में मेजॉरिटी स्टेक जो है वो गवर्नमेंट का नहीं होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का होता है। दीज बैंक्स आर रजिस्टर्ड एज कंपनीज विथ लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी कोई ओनर है, ठीक है, किसी बैंक का, किसी कंपनी का, किसी शॉप का, अगर उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है तो इट इज लिमिटेड अप टू देयर शेयर इन द कंपनी। इमेजिन करो आई एम द ओनर ऑफ अ बैंक एंड आई हैव 2 more पीपल विथ मी। तो हम 3 लोग एक बैंक के ओनर है, उसमें मेरा शेयर जो है 30% है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि जिसमें बैंकरप्ट हो गया या इंसॉल्वेंसी हो गई तो हम लोगों को पैसे भरने पड़ेंगे, राइट। हमारी जो लायबिलिटीज है वो हमको हमारे असेट्स बेचकर पैसे देना पड़ेगा। बट जब लायबिलिटी लिमिटेड होती है तो मेरी लायबिलिटी सिर्फ 30% है, और वो 30% भी कंपनी के एसेट्स बेचकर आएगी। दे कैन नॉट कम टू माय हाउस एंड टेल मी कि तुम्हारी गाड़ी बेचो, तुम्हारा घर बेचो, तुम्हारा सोना बेचो। क्योंकि मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है तो मैं सिर्फ 30% उनको मनी दूंगी, वो भी कंपनी के एसेट्स बेच के दूंगी। ठीक है, ये होता है लिमिटेड लायबिलिटी का फायदा। In India, private sector banks include ICICI, HDFC and Axis Bank. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज अवर फॉरेन बैंक्स। अभी सिंपल सी बात है, फॉरेन बैंक का मतलब ये है कि ये जो बैंक है इसका हेड ऑफिस किसी फॉरेन कंट्री में, किसी फॉरेन सिटी में लोकेटेड है, और इंडिया में उनका जहाँ पे भी ऑफिस है वो उनकी एक सिंपल सी ब्रांच है जो इंडिया में फंक्शन कर रही है। ओके, foreign banks operating in India include Citibank, HSBC, Standard Chartered, etc. A foreign bank has to follow the regulations of both its home country and the host country. होम कंट्री मतलब जहाँ की भी बैंक है, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ अमेरिका, तो बैंक ऑफ अमेरिका की होम कंट्री हो गई अमेरिका और होस्ट कंट्री हो गई इंडिया। होस्ट कंट्री का मतलब जहाँ पे भी उनका ऑफिस है, जहाँ पे भी ब्रांच है, जहाँ पे भी ऑफिस है, जो भी कंट्री में, तो दोनों कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करने पड़ेंगे। The number of foreign banks has increased considerably in the India since economic reforms of 1991. 1991 में बहुत ज्यादा लिबरलाइजेशन हो गया। Our country shifted from nationalization to liberalization. That is why a lot of foreign banks started entering our country और इकोनॉमी बहुत आगे हमारी बढ़ गई। Foreign banks perform important functions such as providing assistance for exports, foreign currency transactions, issuing letters of credit, etc. अभी नेक्स्ट इज डिफरेंशियल बैंक्स। अभी जब भी हम किसी भी चीज का नाम लेकर चीजें समझने की कोशिश करते हैं तो सिंपल है, कमर्शियल बैंक प्रॉफिट ओरिएंटेड, पब्लिक सेक्टर बैंक जिसमें गवर्नमेंट का बहुत स्टेक है, प्राइवेट बैंक जिसमें प्राइवेट लोगों का ज्यादा शेयर है। अभी डिफरेंशियल बैंक्स जब भी हम रीड करते तो हमको समझ में नहीं आता कि क्या होगा, इसमें कुछ अलग ही नाम है, उससे मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो भी क्या है वो अपन रीड करते हैं। RBI introduced the idea of differentiated banks into India's banking system in 2013
in response to the Nachiket M committee's recommendations in order to provide specialized services or unique products tailored to a particular sector. अभी 2013 में नचिकेत एम करके एक कमेटी का हेड था, तो उन्होंने ये रेकमेंड किया आरबीआई को कि आपको एक स्पेशल बैंक्स निकालनी पड़ेगी जिसका स्पेशल रीजन होगा, सिर्फ वो स्पेशल पर्टिकुलर रीजन के लिए वो बैंक्स फंक्शन करेगी और वो स्पेशल पर्टिकुलर रीजंस को वो प्रमोट करेगी। तो ये रेकमेंडेशंस जब आरबीआई को मिले तो 2013 में उन्होंने ये डिफरेंशियल बैंक्स का एस्टेब्लिशमेंट करना चालू कर दिया। अभी कौन से एरियाज है? सबसे पहले दे आर फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, restricted in the geographical reach and restricted in the banking operations. Two important differential banks in India are payment banks and small finance banks. अभी payments bank क्या है? Payments Bank is a new model of banks conceptualized by the RBI. The objective behind Payment Bank is to further the government objective of financial inclusion and helping expanding the banking services. These banks are targeted towards people without access to formal banking system, such as migrant workers, low-income households, and स्मॉल बिजनेसेस। ऐसे लोग जो बैंकिंग सिस्टम से ज्यादा वाकिफ नहीं है, ऐसे लोग जिनको बैंक के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है या बैंक के ना एक्सेस उनको नहीं है, जैसे दूसरी कंट्री से आए हुए माइग्रेंट लोग या फिर छोटे मतलब छोटे पैसे पे काम करने वाले वेज वर्कर्स या फिर लेबर्स, स्मॉल बिजनेस है, लो इनकम हाउसहोल्ड्स हैं, इनके लिए these banks are intended to provide saving, deposit and payment and remittance services to these sections. These banks are not allowed to be in the business of lending. इनका काम क्या है? सिर्फ डिपॉजिट लेना, सैलरी, रेमिटेंस, वेजेस ये सब देना, बट ये लोग लेंडिंग नहीं कर सकते। इनका जो भी काम है वो मोस्टली डिपॉजिट्स और पेमेंट्स के ऊपर फोकस होता है। किसके लिए? फॉर स्मॉल बिजनेस, लो इनकम हाउसहोल्ड्स एंड माइग्रेंट वर्कर्स, ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए बैंक का एक्सेस मिलना काफी मुश्किल है, ऐसे लोगों की मदद के लिए बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अभी फीचर्स क्या है? सबसे पहले एक्सेप्ट रेस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट, इनका जो लिमिट है वो सिर्फ 1 लाख है पर कस्टमर। बाकी के बैंक में जाओगे तो आप कितना भी अमाउंट पे कर सकते हो, बट पेमेंट बैंक में जाओगे तो ओनली 1 लाख का लिमिटेशन है। दूसरा क्या है? ये जो बैंक है ये लोन या फिर क्रेडिट कार्ड को इशू नहीं कर सकते, ओके, बाकी की बैंक्स के जैसे। पेमेंट्स बैंक कैन ऑफर फैसिलिटीज ऑफ करंट एंड सेविंग्स अकाउंट्स, इशू एटीएम, डेबिट कार्ड दिया है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड नहीं दिया है। They can also offer net banking and mobile banking for their customers. देखो, मतलब सिर्फ लोन देने की फैसिलिटी और क्रेडिट कार्ड देने की फैसिलिटी नहीं है, बाकी की सारी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल की हुई है। In 2015, RBI gave in principle approval to 11 entities to open payment banks. अभी 11 एंटिटीज मतलब 11 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने परमिशन दी कि आप पेमेंट बैंक का एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हो। कब? 2015 में। अभी देखते हैं वो कौन सी एंटिटीज है। आदित्य बिरला नोवो लिमिटेड, एयरटेल एम कॉमर्स सर्विसेज, चोलामंडलम डिस्ट्रीब्यूशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा, वोडाफोन एम पैसा, फिनो पेटेक, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, दिलीप संघवी, founder of Sun Pharmaceutical Industries, Vijay Shekhar Sharma, founder of 197 Communication Limited that runs mobile payment company Paytm। ठीक है, अभी आपका काम ये है कि ये 11 एंटिटीज जो अभी अपन ने पढ़े, जिनको 2015 में परमिशन मिला पेमेंट बैंक ओपन करने का, उसमें से ऐसी कौन सी एंटिटी है जो बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इस पे लिस्टेड है। आपका काम है ऑनलाइन इंटरनेट पे जाके रिसर्च करना
वापस से हमारे लेक्चर के कमेंट्स बॉक्स में आके टाइप आउट करना कि मैम सारे एंटिटीज लिस्टेड है, या फिर मैम 11 में से सिर्फ 5 लिस्टेड है, 6 लिस्टेड है, 7 लिस्टेड है, या फिर कोई भी लिस्टेड नहीं है। ठीक है, बहुत सारे इसमें से लिस्टेड है, ये मैं आपको 100% बता सकती हूँ। आपका काम है देखना सारे के सारे लिस्टेड है या फिर कोई लिस्टेड नहीं है। कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज पे, फिर चाहे वो बीएससी रहे या फिर एनएससी रहे। ओके, 100% मुझे कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स चाहिए। दूसरा पार्ट है हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। Small finance banks are meant for financial inclusion. A small finance bank is a niche type of bank targeted towards people who traditionally have not used banks. ऐसे लोग जो ट्रेडिशनली बैंक्स का इस्तेमाल ही नहीं करते, उन लोगों के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ओपन की जाती है। Open at least 25% of its branches in unbanked regions. ऐसे एरियाज जहाँ पे बैंक ब्रांचेस ही नहीं है, या फिर ऐसा एरिया जो बहुत रूरल है जहाँ पे लोगों को बैंक क्या होता है वही पता नहीं है, ऐसे एरिया में आपको ऐसे बैंक्स का एस्टेब्लिशमेंट और डेवलपमेंट करना चाहिए। It should hold 75% of its net credits in loans to firms in priority sector lending, and 50% of its loan in portfolio must be less than 25 लाख। मतलब 50% लोन की अमाउंट 25 लाख से भी कम होनी चाहिए। मतलब इतना स्मॉल फाइनेंस इनका है, क्योंकि अगर ज्यादा अमाउंट लेनी तो आप डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में जा सकते हो। इनका इंटेंशन क्या है? छोटे छोटे लोन्स को एक्सेसिबल होने में मदद करना, छोटे छोटे अमाउंट के लोन्स को। In 2016, RBI granted approval and necessary licenses to 10 entities to set up small finance banks. अब ये जो 10 entities है, इनका यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है क्योंकि ये सिलेबस के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट वंस अगेन होमवर्क नंबर 2 जो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, कौन सी 10 एंटिटीज है फाइंड आउट करो जिनको स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग का लाइसेंस आरबीआई की तरफ से मिला है, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ओके, चलो नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव बैंक्स। As the name suggests, cooperative bank is set up on the principles of mutual help and cooperation. Cooperative banks belongs to its members who are simultaneously the owners as well as the customers of the bank. Intended to provide rural credit, cooperative banks are created by persons belonging to the same local or professional community or sharing a common interest. जब भी हम कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं तो उनका मेन इंटेंशन होता है लोगों की मदद करना, लोगों के साथ कोऑपरेशन में आके उनकी हेल्प करना। तो जाहिर सी बात है जहां पे भी ये बैंक एस्टैब्लिश्ड है वहां के ही लोकल लोग मिलके ये बैंक को चलाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो बैंक का ओनर है वही बैंक का कस्टमर रहता है, क्योंकि इनका इंटेंशन क्या रहता है? लोगों की हेल्प करना। Members from a community band together to extend loans to each other at favorable terms. मतलब इमेजिन करो एक छोटा सा गांव है, उन्होंने वहां पे एक कोऑपरेटिव बैंक बनाई है, तो उन्हीं गांव के कुछ कुछ लोग जो है वो मनी देंगे जिनको जरूरत है। मतलब जो पर्सन बैंक बना रहा है वही दूसरे पर्सन को लोन दे रहा है, मतलब वो पूरे गांव के लोग ही बैंक के ओनर प्लस बैंक के कस्टमर बन जाते हैं। In other words, when a cooperative society engages itself in banking business, it is called a cooperative bank. मतलब इमेजिन करो जैसे फॉर एग्जांपल गोकुल धाम सोसाइटी है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें वो लोग क्या करते हैं? हमेशा एक दूसरे की हेल्प करने को रेडी रहते हैं। तो वैसे ही जब ऐसे ही सोसाइटी के लोग एक दूसरे की फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए रेडी है, ठीक है, नॉट जस्ट कि अरे मुझे 1 किलो शक्कर चाहिए या मुझे 1 पैकेट दूध का चाहिए, या तुम मेरे घर पे आके मेरे बच्चे का ध्यान रखोगे क्या 1 घंटे के लिए, मैं बाहर जा रही हूँ। ये सब चीजों के अलावा जब वो लोग फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए रेडी होता है तो वो सोसाइटी कन्वर्ट हो जाती है बैंक में। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें जो पैसा देते हैं और जो कस्टमर होते हैं वो लोग सेम जगह के, सेम लोकेलिटी के हो जाते हैं। The history of Indian cooperative banking can be traced to passing of Cooperative Societies Act 1904.
whose objective was to establish cooperative credit societies to encourage thrift. थ्रिफ्ट का मतलब है सेम लोकेलिटी का पैसा घूमना इधर उधर, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, सेम पैसा सारे लोगों की मदद करेगा. सेल्फ हेल्प एंड कोऑपरेशन अमंग एग्रीकल्चरिस्ट, आर्टिसंस एंड पर्संस ऑफ लिमिटेड मींस. मतलब जो फार्मर्स है, जो छोटे मोटे काम करते हैं, आर्टिसंस का मतलब है जैसे स्टोन मेसन या फिर पोर्टर या फिर उसके बाद वो चप्पल ठीक करने वाले कॉबलर, जो पॉटरी करते हैं, ऐसे लोगों को आर्टिसंस बोलते हैं. और पर्संस ऑफ लिमिटेड मींस मतलब ऐसे लोग जो काफी गरीब है, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, इनकी मदद करने के लिए ये बैंक्स का क्रिएशन हुआ था. कोऑपरेटिव बैंक्स ऑपरेट ऑन अ नो प्रॉफिट नो लॉस प्रिंसिपल. इनको कोई लेना देना नहीं है प्रॉफिट वॉफिट से, जैसे कमर्शियल बैंक्स को होता है. ओके, cooperative banks provide a wide range of banking and financial services such as loans, deposits, banking accounts, etc. to their members. The banking products offered by cooperative banks are limited, but जितने दिए जाते हैं बहुत अच्छे से दिए जाते हैं. These banks are specialists where agriculture related products, generally finance agriculture activities, small scale industries and self-employed workers. Self-employed workers मतलब जिनका खुद का छोटा सा स्मॉल बिजनेस है, उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं. The first cooperative bank in India was Anyona Sahakari Mandali, established in 1889 in the province of Baroda, जो कि कहाँ पे है, गुजरात. Okay. In India, cooperative banks are broadly classified into urban and rural, depending on the region of operation, urban and rural. Three-tier structures exist in the cooperative banking as below. सबसे पहले स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो हेड होता है, जो फर्स्ट लेवल पे फंक्शन करता है. फिर दूसरा है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जो सेकेंड लेवल पे फंक्शन करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. और तीसरा है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, जो थर्ड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे फंक्शन करता है. जैसे अपन देखते हैं ट्रेन के डब्बे होते हैं, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, वैसे ही ये थ्री टियर स्ट्रक्चर है. सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, सेकंड और थर्ड. ओके, जैसे फर्स्ट एसी में हमेशा पैसे वाले लोग बैठते हैं, सेकंड एसी में मिडिल क्लास लोग, या थर्ड एसी में ऐसे लोग, थर्ड एसी और स्लीपर कोच में ऐसे लोग बैठते हैं जो ज्यादा लोअर क्लास के हो, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास के हो, ऐसे लोग वहां पे बैठते हैं. तो उनका जरूरत भी वैसा ही होता है. मतलब फर्स्ट एसी महंगा क्यों है? क्योंकि वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, है ना. तो सिमिलरली इसके फंक्शंस भी ऐसे हैं जो वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और विलेज के फंक्शंस ऐसे रहेंगे जो विलेज के लोग अफोर्ड कर पाएंगे. ठीक है. अभी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर, ये जो पहला अपन ने देखा ये शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. और दूसरा जो अपन देख रहे हैं वो है लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर. अभी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में क्या है, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, जो स्टेट लेवल पे ऑपरेट होती है और लॉन्ग टर्म फंक्शनिंग होता है इनका शॉर्ट फॉर्म में इनको बोलते हैं स्कार्ड्स. ओके, SCARDS, स्कार्ड्स. और दूसरा है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, जो कि डिस्ट्रिक्ट या फिर ब्लॉक लेवल पे फंक्शन करती है, जिनको बोलते हैं P-CARD-BS. ठीक है, ये है हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स का क्लासिफिकेशन इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और लॉन्ग टर्म में एक स्टेट लेवल का है और एक प्राइमरी या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का है. ओके, अभी अपन स्टार्ट करेंगे रीजनल रूरल बैंक, जिसको RRB भी बोला जाता है. ठीक है, एवरीबॉडी रेडी? ओके, ग्रेट. It was found that commercial banks had the expertise and professionalism. However, they were not very much oriented towards socio-economic developmental goals of the government and did not disburse much credit to rural areas, agriculturists, weaker sections and
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, हमको ये समझ में आया कि जो कमर्शियल बैंक्स है वो उसका प्रॉफिट ओरिएंटेड है, उनको बाकी गवर्नमेंट के डेवलपमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, छोटे स्मॉल स्केल बिजनेसेस से कुछ लेना देना नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जो कोऑपरेटिव बैंक्स है वो रूरल एरियाज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को पैसा तो देती है बट उनके पास एक्सपर्टीज और प्रोफेशनलिज्म नहीं। मतलब समझो, एक साइड पे आती है कमर्शियल बैंक जो बहुत प्रोफेशनल है, बहुत एक्सपर्ट लोग है, बट वो छोटे लोगों को पैसा देते नहीं है। दूसरे साइड पे आती है कोऑपरेटिव बैंक जो छोटे लोगों को पैसा तो देती बट वो प्रोफेशनल नहीं है। गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि हमको थोड़ा ये चाहिए थोड़ा वो चाहिए, तो ये दोनों में से थोड़ी थोड़ी चीजें कंबाइन करके एक अलग ही बैंक बना देते हैं और उसको नाम देते हैं रीजनल रूरल बैंक। अभी ये बैंक में हमारे कमर्शियल बैंक्स का प्रोफेशनलिज्म है, एक्सपर्टीज है, और हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स का मनी लेंडिंग पावर टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रूरल बैकग्राउंड पीपल इज आल्सो अवेलेबल। ऐसे मिक्स करके उन्होंने क्या कर दिया, आरआरबी बना दिया। Therefore, the government decided to create a hybrid of these two, commercial and cooperative banks, which will have the best features of both. Therefore, this new entity RRB will have orientation towards rural areas and participate in socio-economic development of the goals of government. At the same time, they will also have expertise and professional management. These was the concept of the new entities, RRB. Government of India set up regional rural banks on 2nd of October 1975 with the objective to provide credit to weaker sections as well as with the good amount of expertise, professionalism and business environment. कौन से लोगों को देते थे वो? Small and marginal farmers, agricultural laborers, small entrepreneurs, etc. गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है और रूरल लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस भी है, और वो एक्ट पास हुआ था 1976 में, RRB एक्ट 1976। ठीक है, यहाँ पे हमारा 1.6 खत्म होता है। 1.6 इज ऑल अबाउट कितने टाइप के बैंक्स है और उनका जो डेफिनेशन क्या है और उनके फंक्शंस क्या है, वो कहाँ कहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है और उनका मोटो क्या है, एम क्या है। अभी अपन स्टार्ट करेंगे 1.7 से, फंक्शंस ऑफ अ बैंक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस। The bank performs financial intermediation. Financial intermediation का मतलब middleman between someone who needs money and someone who wants to save money. मतलब middleman between the deposit holders and the person who want to borrow loans. By pooling savings and channelizing them into investment, which ensures continuance of the economic's growth engine. Banks have evolved from providing traditional services such as deposits and loans to provide services such as insurance, demat accounts and other fee-based services. Below diagram gives a snapshot. Functions of bank can be broadly classified into primary functions and secondary functions. अभी ये जो primary functions और secondary functions है ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए प्लीज रिवाइज and we will meet tomorrow. Okay, have a good day.